हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं। अब हम शब्द विचार में क्या कर रहे हैं, रचना के आधार पर, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम जो प्रयोग के आधार पर या शब्द वो जो पहले हमने तत्सम शब्द किए थे, उसमें मैंने कुछ 5 पहचान बताई थी आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नया कोई भी टॉपिक करते हैं, उससे पहले पीछे वाला रिवीजन करते हैं। मैंने तत्सम शब्द की 5 विशेषता बताई थी। अगर आप इन 5 विशेषताओं को याद रखेंगे, तो आपके तत्सम शब्द कभी भी गलत होने के चांस कम रहेंगे। लेकिन आप किसी भी मानक बुक से और खोजिए वैसे रूल, जैसे मैंने आपको बताई है, और उसके साथ-साथ आप क्या निकालिए, एमसीक्यू भी निकालिए, ताकि आपकी उस पे और बढ़िया समझ बने। उसके साथ आप तद्भव शब्द भी देखिए कि तत्सम शब्द किस तरह से तद्भव शब्द में बदल रहे हैं। वो 5 रूल कौन से थे? एक मैंने ये कहा था कि हमारे जो संयुक्ताक्षर हैं, कौन-कौन से? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये जो 4 वर्ण होते हैं, इनकी पहचान से अपने को पता चलता है कि ये शब्द में जहाँ भी होते हैं, वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और उसके बाद में सेकंड रूल ये था, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी अर्धवर्ण हो, जहाँ अर्धवर्ण होता है, वो भी किसकी पहचान है? तत्सम शब्द की पहचान है। उसके बाद में मैंने कहा था कि जो अनुस्वार होता है, वो भी किसकी पहचान है? तत्सम शब्दों की पहचान है। उसके बाद में मैंने श, श और है, जब ये हलंत के साथ यानी ये आधे आए, तब भी ये किसकी पहचान है? तत्सम शब्द की पहचान है। उसके बाद में रेफ, रेफ यानी रै, जो एक तो सर पे लगता है और एक पाँव में लगता है। पाँव में लगता है वो पूरा होता है, और रै जो सर पे लगता है वो आधा होता है। उसके बाद में री, ये 3 ऐसे वर्ण थे जो हमें ये बताते हैं कि ये भी तत्सम शब्द की पहचान करवाते हैं। तो ये 5 ऐसी विशेषताएँ मैंने बताई थी, जो हमें ये बताते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तत्सम शब्दों को हमें किस प्रकार से अलग करना है। तो जितने भी साथी हैं मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे काम को अगर आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं, और हमें अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो आप अपने साथियों के बीच में हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और अपने साथियों से भी ज्वाइन करवाइए, और ताकि हमारी फैमिली बढ़े, हमें जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और बेहतर और अच्छे ढंग से काम करने जा रहे हैं। हम हिंदी की विषय वस्तु के लिए अभी चैप्टर पे काम कर रहे हैं, इसके बाद हम धीरे-धीरे आगे आएँगे। हम भूगोल को भी लेके बहुत शानदार क्लासेज लेके आने वाली हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, और एक क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, और एक क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो जो शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, जिन शब्दों के कोई भी सार्थक खंड नहीं होते। जैसे पूरा कोई शब्द है, उसे अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसे तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ लिखा घर, घ और रै को हमने तोड़ के देख लिया, लेकिन घ वर्ण का और रै वर्ण का कोई अलग से अर्थ नहीं है। जब इन दोनों को साथ में रखेंगे, तभी इसका कोई एक अर्थ बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका खंड खंड करने पर, जिनको खंडित करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद शब्दों के मेल से नहीं बनते, ये केवल किसके मेल से बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो किसके मेल से बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं, और जब इनको तोड़ दिया जाता है, तो उन वर्णों का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद में प्राचीन समय से इनका प्रयोग किया जा रहा है। प्राचीन समय से ही इनका प्रयोग किया जा रहा है, और जब शब्दों की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, हो सकता है पता नहीं कितने करोड़ों साल पहले इस पे काम किया गया, लाखों साल पहले काम किया गया, सैकड़ों साल पहले काम किया गया। हम उस बात पे नहीं जाना चाहते कि कितने सौ साल पहले ये काम हुआ। हम तो केवल ये बात करना चाहते हैं कि इस मार्कर को किसी ने मार्कर शब्द दिया दिया ना, इसमें जो कोई ज़्यादा विज्ञान उस टाइम नहीं लगा कि गाय को गाय ही कहा गया। अगर गाय को वो भैंस शब्द दे देता, तो आज अपन सारे भैंस ही कह रहे होते। इस पेन को अगर कोई व्हाइट बोर्ड नाम दे देता इसका, तो हम आज व्हाइट बोर्ड ही कह रहे होते। लेकिन इसमें ज़्यादा कोई विज्ञान नहीं लगा है। बोलते हैं कि इसको बनने में कोई ज़्यादा विज्ञान नहीं बनता। ये तो किसी के लिए क्या हो चुके हैं, अब रूढ़ हो चुके हैं। जो शब्द जिसके लिए है, हम केवल उस शब्द का नाम लेते ही उसी को पहचानते हैं। यानी यह शब्द अब किसी के लिए क्या बन चुका है? रूढ़ बन सकता है, रूढ़ बन चुका है। यानी यह शब्द हम जिसके लिए लेते हैं, अब वो केवल उसी के लिए रूढ़ है। उसके जब मैंने गाय शब्द लिया, आप गाय से, या घर शब्द लिया, आप घर से केवल घर की पहचान करेंगे, घर से किसी दूसरी की पहचान नहीं करेंगे। तो रूढ़ शब्द के ध्यान रखिएगा, जो मूल शब्द होते हैं वर्णों से मिलते हैं, इनके खंडन करने पर वर्णों का कोई अलग सार्थक अर्थ नहीं होता। जब पास-पास में वर्णों को रख दिया जाता है, तो उनका ये एक सार्थक शब्द बनता है। ये उस वस्तु के लिए रूढ़ हो चुके हैं, यानी उसके इतर इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ध्यान रखिए, शब्दों के निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया थी, वो कैसे शब्द थे? रूढ़, यानी रचना के आधार पर जो पहला शब्द है वो कौन सा है? रूढ़ शब्द है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे हाथी, हा और थी, इनको अलग अलग करके देखिए। हा कोई अर्थ नहीं है, थी का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन स्वतंत्र वर्ण है। पै और रै का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पैर साथ में रखेंगे, पैर अपना जो पैर होता है।
रात रात की बात करता है, हाथ की बात करता है, दिन की बात करता है, मुंह की, घोड़े की। लेकिन इनको आप देखिए, अगर इनके वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रहेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं यौगिक शब्द पे। किस पे बात करते हैं? यौगिक शब्द पे। जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं, वही दो शब्द आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर से क्या बनते हैं? योग होता है। इनका आपस में क्या होता है? योग होता है। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो मिलकर जब बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और दोनों खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों खंड क्या नहीं थे? सार्थक नहीं थे। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस यही रहता है कि ये वर्णों से मिलते हैं, ये शब्दों से मिलते हैं। इनका सार्थक खंड नहीं होता, इनका सार्थक खंड होता है। इनके जो दोनों अलग अलग शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई सार्थक खंड होता है। इनके निर्माण प्रक्रिया किससे होती है? या तो किसी उपसर्ग से, या प्रत्यय से, या फिर समास से। ध्यान रखिएगा, यौगिक शब्द इन्हीं रूढ़ शब्दों से बनते हैं। दो अलग अलग शब्द मिलते हैं, उसके साथ हो सकता है कोई उपसर्ग मिलता हो, कोई प्रत्यय मिलता हो, या समास होकर एक नवीन शब्द मिलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। अब इस यौगिक शब्द में ध्यान रखिएगा, एक तो जन्म शब्द है, एक भूमि है, इसको मिला दिया हमने, बन गया जन्म भूमि। राजपुत्र, राजपुत्र दोनों अलग अलग करके देखिए। राज का मतलब राजा है, पुत्र का मतलब पुत्र है, यानी राजा का जो पुत्र है वो राजपुत्र है। क्या हम राज शब्द को अलग कर सकते हैं? पुत्र शब्द को अलग अलग करके देखिए। पु प्लस त्रय, इन दोनों का सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए पुत्र शब्द केवल क्या है? रूढ़ है। लेकिन राजा, राज अलग है, पुत्र अलग है। एक सार्थक शब्द ये है, एक सार्थक शब्द ये है। जब दोनों का हमने खंड खंड किया कि दोनों दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, हमारे सामने अर्थ आ रहा है, इसका मतलब ये कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं। उसके बाद में पाठशाला हो गया, उसके बाद स्वामी भक्त हो गया, विद्यालय हो गया, विज्ञान हो गया। ये वो शब्द हैं जो क्या है? यौगिक शब्द हैं। उसके बाद में देखिए योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है? यौगिक भी होता है और रूढ़ भी होता है। यौगिक भी होता है और रूढ़ भी होता है। हमने उस शब्द को यौगिक बना दिया, लेकिन अब वो किसी के लिए रूढ़ हो गया। हमने उस शब्द को यौगिक बनाया। यौगिक का मतलब दो शब्द मिले जिनको तोड़ेंगे स्वतंत्र अर्थ होगा, लेकिन अब वो किसी के लिए रूढ़ हो चुके हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शब्द तो यौगिक होते हैं पर वो अर्थ क्या देते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। अब वो किसके लिए क्या हो चुके हैं? रूढ़ हो चुके हैं। योग रूढ़ शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ देते हैं, सामान्य अर्थ नहीं देते। जैसे ये राजा का पुत्र एक सामान्य अर्थ दे रहा है, जो शब्द सामने है वही उत्तर है इसका। पाठशाला, पाठशाला की बात कर रही है। स्वामी भक्त की बात कर रहा है। विद्यालय, विद्यालय की, और विज्ञान, विज्ञान की बात कर रहा है। लेकिन जो ये शब्द लिखता है वो सामने की बात नहीं करता, इसके इतर किसी तीसरे की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जो शब्द सामने पड़ा है वो प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। उसका ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा। देखिए, गज प्लस आनन। गज यानी हाथी, आनन यानी सिर। गज यानी हाथी, आनन यानी सिर। वह जिसका आनन किसका हो? हाथी का हो। अब इसका कोई अर्थ नहीं है गजानन। यहाँ जो बात कर रहा है वो गणेश की बात कर रहा है। तो गणेश की बात कर रहा है, श्री गणेश की बात कर रहा है, इसलिए इसे गजानन, यानी ये योगरूढ़ शब्द हो गया। त्रिनेत्र, भगवान शिव की बात कर रहा है, इसलिए त्रिनेत्र है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश की बात कर रहा है। यहाँ लंब और उदर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम तीसरे की बात करें, ये यौगिक भी बना है, लंब प्लस उदर, लेकिन इसके साथ क्या हो चुका है? रूढ़ हो चुका है। योग रूढ़ शब्द यही होते हैं। पंख यानी किच्चड़, जय यानी जन्म लेना। पंख यानी किच्चड़ और जय यानी जन्म लेना। जो किच्चड़ में जन्म लेता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कमल की बात कर रहे हैं। और दशानन, जिसके 10 है आनन, 10 सिर किसके थे? रावण के थे। तो हमने ये बात की कि जो सामान्य बात होती है वो उसकी बात नहीं करता, जो सामने शब्द होता है हमने इसका खंड भी करके देखा, दोनों का अलग अलग अर्थ आ रहा है, इसका मतलब ये यौगिक शब्द है। लेकिन अब ये इसी की बात नहीं कर रहा, किसी तीसरे की बात कर रहा है, इसका मतलब ये रूढ़ भी है। जब इनमें दोनों विशेषता आ जाए तो वो योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इन शब्दों को समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि वे शब्द जो प्राचीन काल से किसी एक शब्द के लिए, किसी एक वस्तु के लिए यूज किए जा रहे हैं वो रूढ़ शब्द है। उसके बाद में वे शब्द जो वर्णों से मिलकर बनते हैं और उन वर्णों को तोड़ दिया जाए, अलग अलग करके दिया, खंड करके देखें तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। लेकिन जो शब्द होते हैं उनको अगर खंड करके देखा जाए, उनका सार्थक अर्थ निकलता है, उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो सामने होते हैं वही अर्थ देते हैं, लेकिन इसमें देखिए यौगिक शब्द भी है, रूढ़ शब्द भी है। योग और रूढ़ दोनों अर्थ काम करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? यौगिक का भी काम करते हैं और रूढ़ का भी काम करते हैं। जैसे अपन ने बात की गजानन, ये गजानन की बात, मूलिस की बात नहीं कर रहा, गणेश की बात कर रहा है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र की बात नहीं कर रहा, शिव की बात कर रहा है। लंबोदर, गणेश की बात कर रहा है। पंकज, कमल की बात कर रहा है। और दशानन, रावण की बात कर रहा है। जो सामने शब्द है उसकी बात नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से आपको रचना के आधार पर शब्दों की जो उत्पत्ति है वो 3 प्रकार से होती है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में
इस टॉपिक को भी आप एक मानक बुक से, जो मैंने आपको बता रखी है, नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक 9 से 12 तक के लिए, ये सबसे अच्छी पुस्तक है। इसे आप पहले पढ़िए और उसके बाद में एमसीक्यू निकालिए, कोई जितने भी पुराने आए हुए पेपर है हिंदी के वो निकालिए। उसके बाद जो हमारी टेलीग्राम पर क्विज दर टेस्ट सीरीज चल रही है, थानेदार टेस्ट सीरीज, और वो दीजिए। वहाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी और क्लास में जो वर्क हो रहा है उसकी वो हम हमारी तैयारी को किस प्रकार से इम्प्रूव कर रहा है। आप पढ़ते रहिए, आपकी सफलता जल्दी आपको मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप उम्मीद के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सत्यमेव जयते।